नमस्कार, मैं हूं राखी जैन और एक बार फिर आ गया लो आया चुनाव। यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को 2019 में लोकसभा इलेक्शन के बाद सबसे बड़े सियासी मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। तब पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में एक बार फिर भाजपा ने सरकार बनाई थी। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब समेत इन 5 राज्यों में देश की कुल आबादी के करीब 25% के बराबर लोग रहते हैं। ऐसे में इन चुनावों के नतीजों को लोकसभा के ओपिनियन पोल के तौर पर भी देखा जा रहा है। 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के बाद हो रहे इन चुनावों में भाजपा की परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश और पंजाब को छोड़ दे तो उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई है। 2017 में कांग्रेस को मणिपुर और गोवा में भाजपा के मुकाबले ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन सत्ता भगवा दल के हाथ ही लगी थी। सबसे दिलचस्प मुकाबला यूपी में है, जहां कांग्रेस और बीएसपी अस्तित्व की जंग लड़ते दिख रहे हैं। यहां सपा और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई है। हालांकि पंजाब में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल के बीच त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। यहां भाजपा पहली बार अकाली दल से अलग होकर समर में उतरी है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर राज्यों में 10 फरवरी से विधानसभा के चुनाव होंगे। इन राज्यों में 7 चरणों में मतदान होगा और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। सत्ता के संग्राम और चुनावी महासमर को लेकर हर दल के स्टार प्रचारक इन राज्यों में चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। हर कोई वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए जोड़ तोड़ में लगा है। वादे, दावों की लंबी फहरिस्त और घोषणा पत्रों के जरिए हर कोई मतदाता को लुभाने में लगा है। किस दिशा में है ये चुनाव? क्या है चुनावी मुद्दे? क्या है चुनौतियां? इन सब पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं चैनल हेड और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी और वरिष्ठ पत्रकार उरुक्रम शर्मा। अनिल जी, लो आ गया चुनाव। कोरोना के चलते वर्चुअल रैली वाले 5 राज्यों के चुनाव को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि इस बार वैसी रैलियां नहीं है, वर्चुअल है। मेरे को लगता है ऐसा पहली बार ही हो रहा है। लोकतंत्र का ये उत्सव, जैसे बिना पटाखे की दिवाली मनाई हमने, वर्चुअल दिवाली जैसी जी, बिना रामा श्यामा किए पिछली होली पे हम घरों में कैद रहे, ये सारे नवीन अनुभव हैं भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में। पहली बार आम आदमी सड़क पर वोट मांगने वालों से रूबरू नहीं हो रहा जी, या वोट मांगने वाले उससे रूबरू नहीं हो रहे। टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप संस्कृति इतने विस्तृत हो गए, इतना बड़ा व्यापक दायरा हो गया कि चुनाव आयोग ने भी कहा कि कोरोना की लहर, कई तरह के प्रोटोकॉल बना दिए गए और धीरे धीरे उनमें छूट भी दी जा रही है। 1000 आदमियों की, 500 आदमियों की, इंडोर में अलग, वैसे अलग। घर घर जाके वोट मांगने वाले भी निकलते हैं, उनकी भी सीमा थी, 5 थी, फिर 10 थी, फिर अब 20 हुई। लेकिन ये नवीन प्रयोग है जी। ये डिजिटल इंडिया का पहला ऐसा चुनाव है जिसको डिजिटली लड़ा जा रहा है, मोर और लेस। जैसे जैसे कोरोना कम होगा, धीरे धीरे ज़्यादा छूट दी जाएगी और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव है, 5वें 6ठे चरण तक आते आते रैलियाँ वैलियाँ शुरू हो जाएंगी। उस तरह जिस तरह का चुनाव देखने का हम सबको मज़ा आता है जी, और दिखाने का भी मज़ा आता है जी, और आम आदमी को मज़ा आता है जी। लेकिन फिलहाल इस वक्त शायद ये थोड़ा फीकापन सा रहेगा। वो जलसा नहीं होगा, वो रैलियाँ नहीं होंगी, पदयात्राएँ नहीं होंगी, बस घर घर जाके वोट मांगे जाएंगे। टीवी पर अपील होगी, व्हाट्सएप पर अपील होगी, सोशल मीडिया पे डाला जाएगा। क्या डाला जाएगा उस पर कोई नियंत्रण भी नहीं है, कोई कानून भी नहीं है उसके लिए देश में, सोशल मीडिया के लिए खासतौर पर उसको रेगुलेट करने का। तो किस हद तक विश्व अमन होगा, किस हद तक एक दूसरे को काटा जाएगा, कोई नहीं कह सकता। लेकिन इससे मेरा मानना है कि हमारी डेमोक्रेसी में एक मैच्योरिटी आएगी शायद, आई होप जी। लेकिन जहाँ देश में इतना बड़ा वर्ग गांव में रहता है, किसान रहते हैं, एक जनरेशन तो नई आ गई जिसने व्हाट्सएप एंजॉय करना, व्हाट्सएप यूज करना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया यूज करना शुरू कर दिया। पर 50 से ऊपर के लोग शहरों में भी इवन ऐसे नहीं है जो कि बहुत इससे फ्रीक्वेंटली यूज करते हो या इससे एक्वेंटेंस हो उनकी सोशल मीडिया से और व्हाट्सएप संस्कृति से, और टीवी के आगे बैठ के भाषण सुने जहां ताली नहीं बजा सके, ताली बजाने का मतलब भी नहीं हो। अनिल जी, मेरा इसमें और कहना है कि और जो चुनाव है, मुझे लगता है उसका उसमें जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो एक थोड़ा सा मिडिल एज और
बड़ी एज के लोगों का ही ज्यादा होता है। युवा ठीक है उसमें शामिल होते हैं, लेकिन उतना उत्साह उनमें नहीं होता जितना एक मिडिल एज के अंदर होता है। नहीं देखिए, युवा में भी उत्साह होता है, ताली तो सबसे ज्यादा युवा ही बजाता है, नारे भी सबसे ज्यादा वही लगाता है। जी, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं जी, बिल्ले लगाने का, झंडा लेके रैली निकालने का, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, पता नहीं क्या क्या नारे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लगाते भी आ रहे थे। तो इसलिए शोर शराबा, नारा, रैली, आरोप प्रत्यारोप ये चुनाव के हिस्से हैं जी, इनएविटेबल है। जुबान फिसलती है, हाँ, कहीं कुछ का कुछ हाँ, निकलता ये सब होता है। हर बार हम बात करते हैं इन्हीं बातों के ऊपर, किससे कब क्या निकला। तो अब ये नहीं है, इसके बिना संयमित होकर, मर्यादित होकर जब चुनाव लड़ा जाएगा, तब कितना वोटिंग परसेंटेज आता है, कितने लोग निकल के आते हैं, कितना इंटरेस्ट पैदा होता है चुनाव के प्रति लोगों में, ये सब बहुत देखने वाली बात होगी। बड़ा अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। खास तौर पे उत्तर प्रदेश जो गाँवों का, पूरी तरह खेती प्रधान, कृषि प्रधान इलाका है, वहाँ के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। पंजाब के लिए तो इसलिए चुनौतीपूर्ण कम है कि पंजाब में बहुत समृद्धि है, इसलिए वहाँ कनाडा गए हुए लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं विदेशों में, उनके रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, सब व्हाट्सएप पे कॉलिंग वॉलिंग वहाँ आम बात हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी चुनौती हो। चलिए अनिल जी, मैं 5 राज्यों के ऊपर आऊंगी, लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हाल ही आम बजट आया कल, इस बजट से बड़ी उम्मीदें थी, ऐसा लग रहा था कि बड़ा लोक लुभावन बजट हो सकता है क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। क्या आपको लगता है ऐसा बजट आया है? बिल्कुल नहीं आया है। सरकार कह भी सकती है, भारतीय जनता पार्टी कह भी सकती है हमने मर्यादा रखी कि चुनाव सामने था इसलिए हमने पिटारा नहीं खोला, लेकिन असली बात यह कि पिटारा खोलने की स्थिति निर्मला सीतारमण की है ही नहीं जी। और जहां वो छेड़ते वहां चुनाव पे शायद विपरीत असर पड़ता है, इसलिए छेड़ा ही नहीं जी। तो वहां नहीं छेड़ा तो कहीं और भी नहीं छेड़ा उन्होंने। इसलिए बजट तो पूरा तरह अर्थशास्त्री का बजट है, और हम बजट सुन रहे थे इकोनॉमिक्स की किसी क्लास में बैठे, ऐसा लग रहा था जी। ऐसा लगा ही नहीं कि देश का बजट सुन रहे हैं। पर उनका कहना है कि अगले 25 साल का प्लान किया हमने, और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जो कुछ ये शुरुआत की है, इसका जो रिजल्ट है 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ दिखने को मिलेगा। शायद उसकी फसल बोने के लिए बीज डाला गया, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आज के चुनाव में इस बजट का कोई असर नहीं होगा, ऐसा करने की कोशिश की गई है। चलिए अनिल जी, 5 राज्यों के चुनाव है और अभी आपने कहा सबसे ज़्यादा रोचक जो चुनाव है और जो सबसे ज़्यादा नज़र है वो है यूपी के चुनाव में। योगी जी ने सत्ता संभाली हुई है, सपा कड़ी टक्कर दे रही है, प्रियंका गांधी ने लड़की लड़ सकती है, महिलाओं को टिकट भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिए हैं, बसपा इस बार वहाँ डाउन है, उस तरीके से एक्टिव नहीं है जितना होती है हमेशा चुनाव पे। उत्तर प्रदेश का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, इस पर कुछ बताएं। देखिए, हमारे साथ उरुक्रम जी हैं, ये लखनऊ में भी पत्रकारिता करके आए, काफ़ी लंबे समय तक वहाँ भी रहे, ये भी बहुत सारी बातों में प्रकाश डालेंगे अभी। लेकिन मेरी बात से शायद ये भी सहमत होंगे, 2-3 बहुत प्रमुख बातें हैं। यूपी का चुनाव ज़्यादातर मोर और लेस जातियों का चुनाव रहता था, और जातिवाद से वो धर्म पे चला गया, संप्रदाय पे चला गया। राम मंदिर के नाम पर जब से बाबरी मस्जिद वाला प्रकरण हुआ जी, उसके बाद से धीरे धीरे बीजेपी वहां जो जिस तरह कैप्चर किया बीजेपी ने यूपी को, वो चुनाव को, मतदान को जाति से शिफ्ट किया उन्होंने हिंदू मुस्लिम पे। और ये शिफ्ट करते ही 2 बड़ी बातें हुई वहां पे। कांग्रेस के साथ ब्राह्मण हुआ करते थे जी, एक्सेप्टली, लेकिन ब्राह्मण यूपी में कांग्रेस साथ होते थे। कमलापति त्रिपाठी, नारायण दत्त तिवारी, हेमवती नंदन बहुगुणा चीफ मिनिस्टर बने, बनिए भी होते थे, चंद्रभानु गुप्त जब सीएम थे। तो ये चले गए राम मंदिर की वजह से, हिंदूवाद की वजह से बीजेपी की तरफ, और एससी वोट को ले गई दलित पार्टी बसपा खींच करके, कांशीराम वाली पार्टी, मायावती की पार्टी, और ओबीसी को ले गया यादव वोटों को, अखिलेश यादव, मुलायम यादव। तो कांग्रेस की दुकान लुट गई। अब ये चुनाव जब जातियों से शिफ्ट हुआ धर्म पर, तो बहुत सारे ऐसे वर्ग जो जाति के आधार पर वोट देते थे, वो हिंदुत्व के नाम पर या मुस्लिम विरोधी लहर के नाम पर, इस्लाम के खिलाफ खड़े होने के नाम पर, ध्रुवीकरण पर बीजेपी के साथ ध्रुवीकृत हो गए और बीजेपी ने कैप्चर कर लिया। चूंकि पार्टी इन पावर बीजेपी है, उसके खिलाफ वोट बटेंगे। कांग्रेस अलग लड़ रही है, समाजवादी पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी, रालोद मिलकर लड़ रहे हैं अलग से, छोटी पार्टियां कुछ साथ है, राजभर की पार्टी इनके साथ है, बसपा अलग लड़ रही है, आप अलग लड़ रही है। तो जब भी सत्ता में जो पार्टी होती है उसके खिलाफ के वोट बढ़ते हैं, एंटी इनकम्पेंसी वोट बढ़ते हैं,
तब सत्ता में जो पार्टी होती है उसको फायदा मिलता है। अब सवाल यह है कि आज नहीं तो कल बीजेपी हिंदू मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण पर आएगी ही आएगी। जी। वोटों का ध्रुवीकरण हो गया तो बीजेपी को फायदा। रुकम जी इस मेरी बात को पे भी टिप्पणी करेंगे, बताएंगे। जी। अगर ये हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाया, क्योंकि राम मंदिर तो बन रहा है, जी। जिस मंदिर के नाम पर वो लड़ रहे थे, मुट्ठी तान रहे थे, वो बनने लग गया। बिल्कुल। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? काशी विश्वनाथ इतना बड़ा मुद्दा नहीं है समाज में। जो मुद्दा राम मंदिर का, अयोध्या का था, वो काशी विश्वनाथ का मेरी समझ में नहीं है। जी। हिंदुत्व का हो सकता है, लेकिन एग्रेसिव हिंदुत्व वोट दे, मुझे नहीं लग रहा। अब जी। अगर वोट जाति में शिफ्ट हो गया तो अखिलेश यादव की तरफ, क्योंकि बसपा डाउन हो रही है। जी। और जो नई कोशिश की है प्रियंका गांधी ने, आई मस्ट अप्रिशिएट दिस एफर्ट, दिस इनिशिएटिव, कि उसने धर्म और जाति से लेके क्लास पर, महिला और युवा वर्ग पे जी फोकस किया है पूरा, और उनकी बुनियादी समस्याओं को उठाने की कोशिश की है। उनकी जागरूकता, उनकी मजबूती, सशक्तिकरण, युवाओं की रोजगार, विकास की बात करिए, पढ़ाई की, बिल्कुल ये बातों पे बिल्कुल मैं तो चाहूंगा कि देश का चुनाव किसी न किसी ने इस पर शिफ्ट हो। देश जाति से, धर्म से ऊपर उठ के इन बातों पर बहस करे, इन बातों पर वोट दे। पर आज मुझे नहीं लगता कि इतने शॉर्ट टर्म में प्रियंका गांधी ने जो चुनाव को शिफ्ट करने की कोशिश की है, ये हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव की भूमिका बनाए, या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव की भूमिका बनाए। पर यूपी के वर्तमान चुनाव में ये शिफ्टिंग आसान नहीं है कि लोग युवा होकर, बेरोजगार होकर वोट डालें। लोग, महिलाएं, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला की सुरक्षा के लिए सोच के वोट डालें। इतना जल्दी ये शिफ्ट हो जाएगा? एफर्ट बहुत अच्छा है, नया प्रयोग है, नवाचार है, जी। जी। होना चाहिए था। इसमें खास बात ये कहना चाहता हूं मैं कि कांग्रेस ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया। हमेशा जाति और धर्म के नाम पे वोट की बात की है, मुस्लिम धर्म, मुस्लिम तुष्टीकरण और जातियों के आधार पर। तो इसलिए ये नई पीढ़ी जो कांग्रेस में आ रही है नेतृत्व में, उसकी शिफ्टिंग है, और उसकी शिफ्टिंग को नए देश की नई भूमिका में, नई राजनीतिक भूमिका में देखा जाना चाहिए। जी। उरुक्रम जी, क्या आपको लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है वो हिंदू मुस्लिम में हो सकता है? अब क्या कारण बचा है, किस आधार पर हिंदू और मुस्लिमों को आपस में बांटा जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज, ये लोग लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, लगातार इस बात के सर्वे किए जा रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले समय में जो किसान आंदोलन का इतना बड़ा मुद्दा हुआ, उस मुद्दे से वेस्टर्न यूपी की जो सारी सीटें वो सारी इफेक्ट होती है। ऐसी स्थिति के अंदर उसी हिस्से के अंदर कैरोना और मुजफ्फरनगर आता है। ये दोनों ऐसे इलाके हैं, मुजफ्फरनगर की बार बार याद दिलाई जा रही है दंगों की। कैरोना के अंदर जिस तरीके से पलायन हुआ उसको बार बार याद दिलाया जा रहा है। और उसी जो एमएलए था नाहिद हसन, जिसके ऊपर सपा का आरोप, सपा की पार्टी का जो नाहिद हसन है जी, उन्हीं को वापस सपा ने टिकट दे दिया। और ये इनके पास एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ में आ गया है। डिपेंड करता है कि हवा का रुख वो किस तरीके से उधर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक जो जातिगत समीकरण है उसको भी साधने के पूरे प्रयास किए गए हैं। लेकिन बीजेपी ने एक सबसे बड़ा मैसेज ये क्लियर कर दिया है, एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। और ये एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं देने का मकसद सिर्फ हिंदुत्व का जो कार्ड है उसको सॉलिड करना है, और जातिगत वोट जो कन्वर्ट हो रहे हैं उसमें कितने वोटों को कन्वर्ट करके हिंदुत्व के नाम पर वोटों को लिया जा सके, इस काम में ये लगे हुए हैं। और बीजेपी की विंग जो है वो बहुत धरातल लेवल पर इस दिशा में काम कर रही है। जी। अनिल जी, किसान आंदोलन, किसान बिल का वापस आना, उत्तर प्रदेश किसान के हिसाब से बहुत एक समृद्ध राज्य है, वहाँ खेती बहुत ज़्यादा है, आपने ही कहा। तो आपको क्या लगता है जो किसान बिल वापस लिए भाजपा ने, अपनी नाराजगी थोड़ी दूर कर पाएगी? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो नाराजगी दूर नहीं होगी, क्योंकि वहाँ एक पार्टी भी है, रालोद, अजीत सिंह की पार्टी, चौधरी चरण सिंह के वंशजों की पार्टी, जयंत चौधरी, जो किसानों रिप्रेजेंट करती है। किसान इसके अलावा भी अलग से बहुत ही वायलेंट है, वहाँ के एग्रेसिव हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ पहले दूसरे चरण में चुनाव है, वहाँ तो मुझे लगता नहीं है कि किसानों की नाराजगी दूर होगी। जहाँ तक ईस्टर्न यूपी का सवाल है, ईस्टर्न यूपी में हो सकता है कि भाजपा को वो नुकसान नहीं उठाना पड़े, क्योंकि ईस्टर्न यूपी की कल्चर में थोड़ा राम मंदिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या अगड़ा पिछड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वहाँ पर भूमिहार और ये इस तरह के जो अति पिछड़ा ये फैक्टर वहाँ काउंट होते हैं।
तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो भाजपा को नाराजगी झेलनी पड़ सकती है किसानों की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उस दौर में पहुंचा चुनाव जहां शायद भाजपा को उतना विरोध नहीं झेलना पड़े किसान आंदोलन को लेकर। अब हम उत्तर प्रदेश से चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में भी इस बार मुकाबला काफ़ी रोचक है। हमेशा जो बात होती है पार्टियों में, कांग्रेस और बीजेपी में आपस में टक्कर है या और तीसरी पार्टी हो जाती है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे नाम इस समय हाईलाइट हैं। अनिल जी, वहाँ पे इस समय चन्नी भी हैं, सिद्धू भी हैं, अमरिंदर सिंह भी हैं, आप पार्टी ने भी धमाल मचा रखा है। क्या कहते हैं, पंजाब का चुनाव इस समय कितना रोचक है, कितने सारे कोण वहाँ पे बन रहे हैं? देखिए, पंजाब में हमेशा से पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी जरूर 20 सीटें ले आई थी जी, लेकिन अदरवाइज अकाली वर्सेज अदर्स, जी, एक धुरी पे अकाली एक धुरी पे कांग्रेस, जी। ये चुनाव होता था। और अगर नॉन कांग्रेस का कोई भी जनता पार्टी का राज आया हो, बीजेपी आई हो, वो अकालियों के साथ मिलकर ही चलते थे। तो कांग्रेस और कांग्रेस विरोधी, जिसमें अकाली है लीडिंग पोजीशन में, बाकी सब उनके पीछे अनुसरण करते थे। जी, जनता पार्टी करती थी, जनता दल करता, बीजेपी करती, सब ऐसे चलते। जी, क्योंकि खालिस्तान आंदोलन वहाँ हुआ और अकाली बहुत ज़्यादा उससे जुड़े रहे, क्योंकि जो सिख सेंटीमेंट है, क्या वो सिख सेंटीमेंट प्रिवेल करता है तब तो अकाली रहते हैं रेलेवेंट, और सिख सेंटीमेंट प्रिवेल नहीं करता है तो अकाली धीरे धीरे इरेलेवेंट होते चले जाते हैं। इस वक्त उग्र सिख सेंटीमेंट नहीं है पंजाब में, बिल्कुल नहीं। स्पष्ट बात है। दूसरी बात यह कि बीजेपी पहली बार, लंबे समय के बाद पहली बार अकाली दल से अलग होकर चुनाव लड़ रही है, और किसान बिल पर जो स्टैंड लिया था अकाली दल ने, इसलिए किसान नाराज है बीजेपी से। तो क्या वो अकाली दल के साथ जाएगा, क्या वो कांग्रेस के साथ जाएगा, क्या आम आदमी पार्टी के साथ जाएगा, ये प्रश्न है वहाँ पे। बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए इसलिए है कि कांग्रेस का एक धड़ा, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह लंबे समय तक वहाँ चीफ मिनिस्टर थे जी, वो आ गए बीजेपी के साथ, जिन्होंने किसान बिल का विरोध किया था। अभी बड़ी कंट्राडिक्शन है जी, कि जिन्होंने किसान बिल लेके आए, आंदोलन के खिलाफ खड़े रहे, वो वही- और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। जो किसान बिल के खिलाफ बिल्कुल, पार्टी में सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, वो साथ हो गए। और ढींढसा, सुखदेव सिंह ढींढसा भी साथ हो गए, जो कि अकाली दल का एक छोटा फ्रैक्शन है, अलग हुआ है जी, बादल जी से असहमत होते हुए। मेरी दृष्टि में तो अकाली दल और इनके बीच जब वोट बटेंगे तो शायद ये दोनों तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है आज। जी, और आप चूंकि बहुत रिलेवेंट हो गई है, पहले 20 सीटें लाई थी और वो एक अलग तरह की घोषणाएं भी करते हैं, ये बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, सिंचाई का पानी फ्री, पता नहीं क्या क्या मुफ्त बांटेंगे, क्या करेंगे। और केजरीवाल का एक सक्सेसफुल चेहरा दिख रहा है दिल्ली जी, का जी, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हुए का, जहाँ पे सरकार अधूरी है उनकी, क्योंकि केंद्र सरकार के हाथ में पुलिस। फिर भी तो केजरीवाल की वोट अपील हो सकती है, और चन्नी और सिद्धू एक दूसरे को भले काटते हैं, लेकिन कांग्रेस की वोट अपील होगी। तो मुझे तो लगता है कि अकाली दल और बीजेपी एक दूसरे को कमज़ोर करेंगे, लेकिन बीजेपी को उम्मीद ये है, या आपको सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि ढींढसा अकाली दल को पीछे करेंगे, काटेंगे, अमरिंदर सिंह कांग्रेस को काटेंगे, और बीजेपी प्रति नाराजगी है तो शायद आप इमर्ज कर जाए। आपकी उम्मीद की किरण इस पर कायम है। जी। ये हमने पार्टियों की बात कर ली पंजाब की। अगर हम किसी व्यक्तित्व की बात करें, चरण सिंह चन्नी है, बड़ा कम समय मिला है उन्हें, मुख्यमंत्री वो रहे, लेकिन अनिल जी, आपको नहीं लगता बहुत कम समय में उन्होंने बहुत अच्छा नाम भी कर लिया और काम करने की कोशिश भी की, इसका फायदा मिल सकता है? देखिए, वो पुराने चावल हैं जी, और कांग्रेस में लंबे समय तक रहे हैं, और वो एससी हैं, शेड्यूल कास्ट के भी हैं। उन्होंने इस बात को समझ लिया कि मेरा वोट बैंक कैसे हो सकता है खड़ा, और मैं कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ। उन्होंने छोटा सा जो समय मिला उसमें कोशिश की है। अमरिंदर सिंह राजा थे, राज परिवार से आते थे, पटियाला के, तो उनके पैटर्न में और चन्नी के पैटर्न में दिन रात का अंतर है जी, राज करने के पैटर्न में। और वो जो अमरिंदर सिंह थे वो राजा की तरह ही व्यवहार करते थे। चन्नी ने बिल्कुल आम आदमी के नज़दीक जाकर के राज करने की कोशिश की। जो छोटा टाइम था, पता था उसको आम आदमी से वोट मांगना है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का एक बड़ा इशू वहाँ खड़ा हो गया, पर मुझे नहीं लगता कि पंजाब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के नाम पर वोट करेगा, मुझे नहीं लगता। जी। और किसान बिल वापस होने का कुछ फायदा ले पाएगी क्या बीजेपी वहां पर? ना, किसान बिल बीजेपी वापस होने का फायदा अगर किसी को मिलेगा तो कांग्रेस को मिलेगा। मुझे उनकी नहीं लगता। लड़ाई कांग्रेस ने ही लड़ी थी, हाँ। और उनकी लड़ाई के बाद ही ये बिल वापस हुए। जी, अकाली दल ने भी लड़ी है, अकाली दल के मंत्रियों ने इस्तीफे दिए केंद्र सरकार से। जी,
तो जो कांग्रेस से सहमत नहीं है, ट्रेडिशनल वोटर है कांग्रेस विरोधी, वो अकाली के पास अकाली जाएगा। के पास जा सकता है। जी लेकिन बीजेपी को किसान बिल वापस लेने से, कदम पीछे हटने से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो जाएगी, मुझे नहीं लगता। जी गुरुक्रम जी, आप कोई टिप्पणी देना चाहेंगे पंजाब के चुनाव पर? आपको क्या लगता है किसकी तरफ जा रहा है पंजाब का चुनाव? देखिए, जैसे अनिल जी ने बताया कि स्थितियां बिल्कुल क्लियर है कि किस तरफ क्या घूम रहा है पहिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली ये है कि ये चुनाव जो है इस बार पंजाब का, ये डायरेक्ट फाइट से बाहर हो गया। इसमें कई एंगल्स काम कर रहे हैं। अब डिपेंड ये करता है कि कौन सा एंगल, जैसे आप देखिए संयुक्त किसानों का एक जो संगठन है जी। उसने भी मैदान में पूरी तरीके से अपनी ताल ठोक रखी है। वो कितने वोट काटते हैं, यदि वो वोट काटते हैं तो वोट किसके कट रहे हैं, वो देखने वाली बात है। दूसरी चीज, पंजाब में जो है 74 सीटें, 117 में से 74 सीटें ऐसी है जो सिख बहुल है। जी उन सिख बहुल सीटों में सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है जट सिखों का। जट सिखों के साथ साथ फिर दलित इसमें शामिल हो जाते हैं, चूंकि जैसे आपने बताया कि चन्नी जो है जी वो दलित सिख है। यदि वो वहां वोटों का कन्वर्ट करना का काम कर गए तो निश्चित रूप से दोबारा सरकार बनने की स्थिति में आएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का जो दृष्टिकोण है पंजाब के अंदर, वो अभी बहुत श्रेष्ठ है। और जिस तरीके के जो अनाउंसमेंट फ्री में देने के किए, तो पंजाब में देखें तो पंजाब और दिल्ली की दूरी ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ जिस तरीके से मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और ये सारी दिया और उसको एग्जीक्यूट किया, तो पंजाब में अब उस वर्ग को ये उम्मीद है कि यदि आम आदमी पार्टी आती है तो उनको ये सब सुविधाएं मिलेगी। और फिर सबसे बड़ी चीज़, उन्होंने ये कहा कि जो घर की महिलाएं हैं उनको भी मुफ्त 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 कुछ ना कुछ राशि हम लोग, अगर और आप जितनी इतना महिलाएं पढ़ाई होगी- आपने करी है तो आपको इतना पैसा जी। मिलेगा, इतनी पढ़ाई करी है तो आपको इतना पैसा मिलेगा, ये सारी चीजें। जी हालांकि यही बात कांग्रेस ने भी की है। जी। यही बात नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कहा है कि हम लोग 12वीं पढ़ने वाले को इतना देंगे, जी, जी, जी। बीए करने वाले को इतना देंगे। जी। जी जी। और वो अनिल जी सबसे बड़ी चीज क्या है कि उसमें तो ये कर दिया कि यदि आपने प्राइमरी करी बच्चियों ने तो 5,000 रुपये है जी। उसके बाद 10वीं करी तो 10,000 है, 12वीं करी तो 15,000 है, ग्रेजुएशन करी तो 20,000 रुपये है। जी तो इस तरीके का ये ट्रेंड जो डेवलप हुआ है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर कि जो मुफ्त 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 वाला, ये किस दिशा की ओर जाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी। लेकिन ये एक संकेत भी ठीक नहीं है। लेकिन जो पंजाब की स्थितियां बन रही है, सबसे रोचक मुकाबला इस समय कहीं देखने को मिल रहा है तो पंजाब में मिल रहा है। नहीं, लेकिन इतना समृद्ध इलाका है, वहाँ ये मुफ्त मिलने वाले पैसे को बहुत लोग ज्यादा लगते हैं क्या? लोगों को अब अपील लगता करेंगे नहीं है। लोगों को? जी। एक्चुअल में अनिल जी ये देखिए कि हर किसी की फितरत में शामिल होता है। आप देखिएगा, अब जो एक विज्ञापनों का दौर भी चलता होता है, बाय 1 गेट 1 फ्री, तो आम आदमी हो चाहे कोई भी हो वो इसी फितरत में वहां जाता है। नहीं, और दूसरी बात उरुक्रम जी ये भी है ना कि वादे तो सारी पार्टियां हर चुनाव में करती हैं, घोषणा पत्र में होते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वो सब चीजें करके दिखाई हैं। तो लोगों को विश्वास है अगर ये कह रहे हैं तो उन कामों को यहाँ कर भी करेंगे, सकते हैं, इसका इसीलिए उन्हें फायदा मिल सकता इसीलिए है। रफ्तार में सबसे आगे आम आदमी पार्टी चल रही है। जी, हमने यूपी पे बात की, हमने पंजाब पे बात की, अब बात करते हैं उत्तराखंड की। 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है 23 मार्च को। यहाँ पर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने बड़ी जल्दी जल्दी किसी कारणवश 2-3 अपने मुख्यमंत्री बदले। फिलहाल पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं और सामने से कांग्रेस से हरीश रावत कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहां क्या कहते हैं, आपका विश्लेषण? देखिए, सबसे बड़ी बात शायद किसी चैनल ने रेखांकित की नहीं। दरअसल ये दोनों एक अलग अलग पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हरीश रावत एक बुजुर्ग चेहरा है, अनुभवी, पके चावल, जी, राजनीति के पुराने खिलाड़ी, जबरदस्त, और उनकी पकड़ बहुत है। पब्लिक में उत्तराखंड क्रेज भी बहुत है, में सम्मान भी क्रेज भी बहुत है। लेकिन बीजेपी का जो नया मुख्यमंत्री जिसको 5-6 महीने मिले हैं, इतना हैंडसम चेहरा, युवाओं में क्रेज है। युवाओं में क्रेज बिल्कुल। और चैतन्य, बिल्कुल दिन से रात तक उसने 6-6, 8-8 प्रोग्राम अटेंड किए, मीटिंगें की, चैनलों पे लाइव चलाया। कम समय मिला लेकिन काफी काम किया। मीडिया भी उनका फ्रेंडली। जी, तो जो एक बार दूसरी बार का एमएलए था जिससे जी। उम्मीद नहीं करते थे, उतना राजनीतिक रूप से इतना एग्रेशन दिखाया जी, कि उसने त्रिवेंद्र सिंह रावत को और हरक सिंह रावत को सबको बुला दिया उन्होंने, जी, जी, भगत सिंह कोश्यारी को सबको बुला दिया मेरी नज़र में तो। जी,
एज जर्नलिस्ट मैं ये बात कहता हूँ कि मैंने 5 महीने से बहुत कीनली वॉच किया। खूबसूरत चेहरा, हंसता मुस्कुराता, सुबह भी तरोताजा और शाम को भी तरोताजा। 8 मीटिंग कर ली सुबह शाम तक जी। एक दिन तो रात को जेपी नड्डा से मिलने आए, 5 बजे तक तो हरिद्वार में थे, रात जेपी नड्डा से मिल के आए, अगले दिन सुबह 7 बजे वापस उत्तराखंड में प्रोग्राम में। तो जो मेहनत उस आदमी ने की है और जो उसके चेहरे पे सच्चाई नज़र आती है, साफ गोई नज़र आती है बहुत सी बातों में, तो उससे वो जो 3 बार मुख्यमंत्री 3 बदलने से, 2 पहले बदले फिर तीसरे लाए, जी, इसकी वजह से जो पार्टी की छवि का नुकसान हुआ था उसको रिपेयर कर दिया उन्होंने, जी। मेरा मानना ये। जी। लेकिन वहां हमेशा एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी या अपोजिशन पार्टी आती है, ऐसा 20 साल से ट्रेंड चल रहा है। जी। तो इस बार बारी कांग्रेस के आने की है। और जो ये हैं कांग्रेस के नेता, इन्होंने बहुत मेहनत भी की है, जी। बहुत सेलेक्ट करके चुनाव में उम्मीदवार उतारे हैं। और सिर्फ एक जो किशोर उपाध्याय की बगावत हुई, जो पहले से पता थी, जी। पार्टी ने पहले से उनको सभी पदों से मुक्त कर दिया था, पता था कि वो नागपुर चले गए, मिल के आ गए आरएसएस में, और कई सारी बातें पहले हो चुकी थी, उजागर हो गई थी। तो उसके बाद कांग्रेस में ऐसी बहुत बड़ी बगावत नहीं हुई टिकट के बंटवारे में, इसलिए वैसा नुकसान नहीं हो रहा है जैसा नुकसान कांग्रेस में अन्य जगह पर टिकट के बंटवारे के बाद होता है। बवाल बचता है, बवाल नहीं बचा, जी। कंट्रोल किया गया। छोटा मोटा होता है सब जगह, एक्सपेरिमेंट एक से ज़्यादा होते हैं, एक को टिकट मिलता है, बाकी लोग खिलाफ भी करते हैं, कई लोग मान भी रहे हैं कि साहब ये सरकार अपनी आएगी तो कुछ और मिल जाएगा, कुछ और मिल जाएगा वगैरह। इसलिए मुझे मानना है, मेरा मानना कि बीजेपी जो 4 महीने पहले थी वो आज नहीं है, आज वो फाइट में है बराबर। जी। और धामी मुकाबला करेंगे। धामी के नेतृत्व में बीजेपी लोकल इसलिए अच्छा मुकाबला कर पाएगी कि पूरा समय दिया प्राइम मिनिस्टर ने भी, खूब सी योजनाएं वहाँ उद्घाटन किया है, खूब से शिलान्यास किए हैं। 4 महीने में दमादम उत्तराखंड को ये दे दो, उत्तराखंड को वो दे दो, इसका शिलान्यास उसका। प्रधानमंत्री ने भी अपने चेहरे को पूरी तरह भाजपा के लिए झोंका है वहाँ पर। जी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धामी ये एक तरफ हैं। हालांकि आज प्रियंका गांधी वहाँ गई हैं, उन्होंने घोषणा पत्र को अनवेल किया है और बहुत सारी बातें की उन्होंने। प्रियंका गांधी मूलतः उत्तर प्रदेश में ध्यान दे रही हैं, लेकिन हरीश रावत खुद सक्षम है वहाँ पर डील करने के लिए, और मोहन प्रकाश जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को लगाया गया है। इससे पहले अविनाश पांडे सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने आदमी चुन के निकाले। देवेंद्र यादव वहाँ हैं। बहुत कांग्रेस से पूरी ताकत वहाँ झोंकी हुई है, कांग्रेस को लग रहा है कि हमारी सत्ता आने वाली है जी। तो इसलिए दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी में एक रावत चीफ मिनिस्टर नहीं है, धामी है, तो वो एक रावत छिटक के कांग्रेस में चले गए जी। जो पहले बीजेपी में आए थे कांग्रेस से, अब वो कांग्रेस की टिकट भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो हरीश रावत और रावत वोटों का पोलराइजेशन होगा, इसका फायदा भी होगा कांग्रेस को। तो लेकिन धामी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है पिछले 4-5 महीने में मुकाबले में आने के लिए, इसलिए वहाँ बहुत रोचक मुकाबला मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी भी वहाँ अपनी थोड़ा उसने दखल देना शुरू कर दिया है, कई सीटों पर वो भी वहाँ पर त्रिकोण बना रही है। देखिए क्या होता है, जिस दिन वोट पड़ते हैं ना आखिरी दिन, जी। उस दिन लोग ये देखते हैं कि मेरा वोट फालतू ना जाए, कुएं में ना जाए, तो वोटर उस दिन पोलराइज होता है वोट पड़ते समय। और कई बार बराबरी में चलने वाला प्रत्याशी इसलिए एकदम डाउन आ जाता है कि उसके जो वोटर होते हैं वो देखते हैं इसकी सरकार नहीं बनेगी, जिसकी सरकार बन रही है उसको बीजेपी को हराने के लिए वोट देंगे, कांग्रेस को हराने के लिए वोट देंगे। नेगेटिव सेंस प्रिवेल कर जाता है कई बार, या पॉजिटिव करता है तो ये कि यार कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, इसकी तो बन नहीं रही आम आदमी की तो जी। इसलिए वहाँ आम आदमी के प्रत्याशी हो सकता है कई जगह बराबरी में दौड़ रहे हों, पर आखिरी दिन जब वोट पड़ेगा, मेरा अनुभव है सन 77 से अब तक के चुनाव को देखते हुए कि आखिरी दिन वोटर वोट देने जाते समय उसके ये सेंस प्रिवेल करता है यार सरकार किसकी बनती है, या जिसकी नहीं बनने देना चाहता कहीं उसकी नहीं बन जाए मेरे वोट दूसरी तरफ देने से, इसलिए वो वोट को आइडिया को बदल देता है। तो इसलिए उनकी वहाँ सरकार बनती हुई मुझे नजर नहीं आ रही। सरकार नहीं, मैं बता रही हूँ उपस्थिति वो अपनी दर्ज करा रही है ना, इस चुनाव में एटलीस्ट वहाँ पे अपने वो कई कैंडिडेट उतार रहे हैं। जी हाँ। अब चले मणिपुर की तरफ, वहाँ पर 60 सीटों पर चुनाव होने हैं और फिलहाल बीजेपी कई सहयोगी दलों के साथ वहाँ पर सत्ता पे है और कांग्रेस कुल बुला रही है वापसी के लिए। मणिपुर बहुत अशांत एरिया है, डिस्टर्ब एरिया है, अभी बड़ी घटना भी होके चुकी वहाँ सेना के लोगों की, और चूँकि बिल्कुल चीन के नज़दीक है तो बहुत संवेदनशील भी है वहाँ का चुनाव। और मैं तो हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उस तरफ की जो
पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, वो निश्चित रूप से दिल्ली की किसी राष्ट्रीय पार्टी से अलाइन करके चलती रहें ताकि वो राष्ट्र की मुख्य धारा में बने रहें। वरना मिजोरम में, मणिपुर में जी बोडो आंदोलन, नागा आंदोलन लंबे समय तक अशांत रहा है वो इलाका, पूरा पूर्वोत्तर भारत। जी इसलिए अभी आज हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि कौन बहुत अग्रेशन में है, कौन आगे जाएगा। और मेरे को ज़्यादा उस तरफ की हवा भी नहीं आती इधर, खासतौर पे हिंदी पत्रकारिता में तो बहुत ही कम आती है वहाँ की हवा। हिंदी पत्रकारिता में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब ही छाए हुए हैं। तो इसलिए, लेकिन टक्कर होगी इसमें, मेरे को लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं। उरुक्रम जी, आप कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, मणिपुर के चुनाव सेंसिटिव, जैसे अनिल जी ने बताया इस बात को लेकर, वास्तव में निश्चित बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर एरिया पे जो मुद्दे हैं वो इस तरीके के हैं कि उनको देश से किस तरीके से जोड़ा जाए, और नेशनल अलायंस जो है, नेशनल पार्टीज़ है, उनके साथ होने पर ही उनका फ़ायदा। लेकिन अब अनिल जी इस चीज़ को देखिए कि ये जो केंद्र की सरकार है उसने जो मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश वाले एरियाज़ में जो डेवलपमेंट किया है ना, वो पिछले कई सालों में देखने को नहीं मिला, और पूरी तरीके से डेवलपमेंट को वहाँ फोकस किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं। और इसका फ़ायदा निश्चित रूप से जो अभी भी सत्ता उनकी है उसको जाने का है। लेकिन गठबंधन टूटने से अभी थोड़ा सा स्थितियाँ जो है क्लियर नहीं हो पा रही है जी। लेकिन मुद्दा तो वहाँ बेसिकली बॉर्डर वाला ही खास रहेगा। उससे कितना डेवलपमेंट से जोड़कर अपनी वोटिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो कर लेगा वही फायदेमंद रहेगा। गोवा की बात कर लें, 40 सीटें हैं वहां पर। अनिल जी, कांग्रेस बड़ी पार्टी थी पिछले चुनाव में, जी ज़्यादा सीटें आई बीजेपी से, फिर सरकार नहीं बना पाई। जी। और कहते हैं कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री वहाँ बैठे ही रहे, उन्होंने एफर्ट ही नहीं किया सरकार बनाने का, और बीजेपी सरकार बना के ले गई। कई टैक्टिकल मिस्टेक्स हुई कांग्रेस से। अब बीजेपी ने पर्रिकर के बेटे को, मनोहर पर्रिकर के बेटे को टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के पास ये चांस था कि मनोहर पर्रिकर के बेटे, जिसको निर्विवाद चीफ मिनिस्टर माना जाता है, कांग्रेस तक के लोग नतमस्तक होते हैं, वो दुनिया में नहीं रहे, तो उनको श्रद्धांजलि स्वरूप ही उनके बेटे को टिकट दे दी। पर वो जिस सीट से चाहते थे उस सीट पे बीजेपी एमएलए का टिकट काटने को तैयार नहीं थी, तो वो निर्दलीय होकर चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो इम्पोर्टेंट बात है। आम आदमी पार्टी ने भी और ममता बनर्जी ने भी, दोनों ने वहाँ दखल देने की कोशिश की है। और थोड़ा सा अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि गोवा में भी एक तरह की समृद्धि है, पर्यटन उद्योग बहुत ज़बरदस्त है वहाँ पे। कोरोना की मार जरूर रही है, फिर भी उसके बावजूद भी गोवा के लोग पूरे देश से अलग तरह से सोचते हैं। मतलब पूरे देश की जो, खासतौर पर उत्तर भारत की जो हवा है वो वहाँ नहीं पहुँचती, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए जो संप्रदाय, जाति, धर्म, हिंदू, राम मंदिर, मुसलमान, ये सब वहाँ पे, और वहाँ क्रिश्चियन वोट भी काफ़ी हैं, ईसाई वोटों का भी महत्व है वहाँ पे, वो किधर पड़ेंगे। इसलिए आज वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो, उसमें क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही, और अभी पता भी नहीं पड़ पा रहा कि आम आदमी पार्टी कितना घुस गई है, कि ममता बनर्जी की पार्टी कितना घुस गई है, कि किसको डिस्टर्ब करेंगी नहीं करेंगी। और ये जो चुनाव लड़ रहे हैं शिवसेना और ये मिलके, शरद पवार की पार्टी एनसीपी, ये भी मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, इनका कुछ ज़्यादा स्टेक नहीं वहाँ पे, लेकिन मिल गए। कांग्रेस ने इनको सीटें देने से मना कर दिया। तो मूल चुनाव तो मुझे लगता है कि अभी भी बीजेपी कांग्रेस के बीच ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, 5 राज्यों के चुनाव हैं, पांचों राज्यों के बारे में हम एक शुरुआती जो फेज की बातचीत है, कौन कहाँ टक्कर दे रहा है, कौन कहाँ हावी है, वो सारी बातें कर ली। अब थोड़ा सा अलग आते हैं, चुनाव के क्या मुद्दे हैं, क्या चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं उसके ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि जो चुनाव हैं उसमें मोदी के नाम का मैजिक कितना इस बार आपको चलता दिखाई दे रहा है? देखिए, एक तो इस बात को हमें मानना चाहिए कि देश में, और ख़ास तौर पे जो हिंदी बेल्ट है, उसमें हम लोग संस्कार के रूप में हीरो वर्शिप के आदी हैं। हमें कोई राम चाहिए, कोई कृष्ण चाहिए, कोई गांधी चाहिए, कोई नेताजी बोस चाहिए, कोई इंदिरा गांधी चाहिए, कोई मोदी चाहिए, जिसके पीछे पूरा देश चल पड़े। अनुसरण के आदी हम। और देश में मोदी के सामने ऐसा कोई स्टालवर्ड नहीं है जिसके पीछे देश खड़ा हो जाए या चल पड़े। इसलिए हिंदी बेल्ट में तो मोदी मोदी, नमो नमो ही नमो नमो है। लेकिन योगी भी अपने आप में उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक ब्रांड है, और उनके सामने अखिलेश यादव भी एक ब्रांड है। मुलायम सिंह के बेटे होने के साथ साथ 5 साल उन्होंने भी राज किया है, जी, उन्होंने भी सरकार चलाई है। तो वो
दो अलग अलग एक स्टेट लेवल के ब्रांड अलग है साथ में। इसलिए यूपी में मोदी के साथ साथ योगी का भी मैजिक चलेगा या नहीं चलेगा इसकी परीक्षा है, और इधर अखिलेश यादव की परीक्षा है। हिंदी बेल्ट में खास तौर पर नरेंद्र मोदी की बहुत ज़बरदस्त फॉलोअर है, बहुत ज़बरदस्त उपासक है जी सुनना ही पसंद नहीं करती मोदी के खिलाफ एक लाइन। आप डाल के देखो सोशल मीडिया जी। में, दे दमादम आपके खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे। तो ये बड़ी फौज है उनके पास में सोशल मीडिया की एक तो, जी और चूंकि वर्चुअली चुनाव हो रहा है तो सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया चुनाव। जी चूंकि इस पे हो गया तो इस पे तो सभी दूरदर्शन सहित सभी चैनल सभी नमो नमो कर किए जा रहे हैं। तो इसलिए अगर लोगों के मन में नमो नहीं है तो उजागर नहीं होगा वोटिंग से पहले, मेरा मानना ये है। 10 मार्च को पता लगेगा अगर नमो नहीं है तो उससे पहले तो किसी को हवा नहीं लगेगी कि लोगों के दिल में नमो नहीं है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, किसान आंदोलन में जितने लोग मरे, लखीमपुर खीरी में जिस तरह गाड़ी चलाई गई, एक विधायक जी ने जिस तरह रेप किया और उसके बाद उनके साथ बीजेपी के विधायक थे, बहुत सारी घटनाएं हुई। गंगा किनारे शव मिले, लोग ऑक्सीजन के बिना मरे, बच्चे मरे, कई सारी बातें हुई है। सिर्फ यूपी में बड़ा मुद्दा एक गुंडा राज को खत्म करने का उन्होंने नारा दे रखा है जी कि हमने गैंगस्टर्स को बाहर कर दिया, गैंगस्टर्स में दर बैठा दिया और एनकाउंटर कर दिया, एनकाउंटर कर दिया, एनकाउंटर कर दिया। उसमें भी ब्राह्मण समाज के जो लोग थे उनके एनकाउंटर पर एक समाज के एक वर्ग को ऐतराज भी है। लेकिन उनका प्रमुख नारा ये है कि 2017 से पहले यहाँ पर लड़कियाँ असुरक्षित थी, यहाँ से लोग पलायन कर रहे थे, मुस्लिमों के सामने सरेंडर करके पलायन कर रहे थे, आतंक था, संप्रदायवाद था, तुष्टीकरण था। इस सब से मुक्ति दिलाई है हमने यूपी को। उनका मुद्दा ये रहेगा, और इस मुद्दे का झंडा बरदार कोई है तो नरेंद्र मोदी है और योगी है। जी तो सिर्फ नाम नहीं, उसके साथ ये मुद्दा भी खड़ा है उनके साथ। सिर्फ एक चेहरा नहीं है नरेंद्र मोदी या योगी। नरेंद्र मोदी योगी एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक एग्रेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हिंदू समाज की ओर से मुस्लिम समाज के विपरीत या अन्य समाजों के विपरीत किया गया या किया जा रहा है। जी अब राम मंदिर के मुद्दे पर यह है कि चूंकि उन्होंने कहा जो कर दिखाया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी ले आए और मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया। तो दो सवाल है मेरे निगाह में। एक तो जब नहीं बन रहा था तब मुट्ठी तानते हुए हिंदू, जी मुट्ठी तानती हुई भाजपा के साथ थे। जी जी जब बन रहा है तो संतुष्टि में मुट्ठी खुल गई है हिंदू की भी। वो खुली हुई मुट्ठी भी क्या उस तरह समर्थन देगी बीजेपी को कि साहब कर गुजरे इसलिए समर्थन दे दो? क्योंकि जोश, अवसाद और गुस्से तीनों की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती। तो जो गुस्सा था राम मंदिर को लेके वो तो खत्म हो गया। बिल्कुल। और उस समय कोई अगर हिंदू मुस्लिम होना होता तो उसी समय होता तो नहीं, वो तो खैर इस जी। राज्य में अब संभव ही नहीं था जी। हो पाना। जी लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष करते समय जो ऊर्जा थी हिंदू में, जी जो जोश था, जी, जो वो अब- कमिटमेंट था, जी। क्या वो आज बनते समय भी कायम है या वादा पूरा कर दिया? कर दिया, ठीक है, आगे चलो। व्हाट नेक्स्ट? और व्हाट नेक्स्ट में जब काशी विश्वनाथ का जिक्र हुआ, कॉरिडोर बना, ये बना, वो ठीक है, धर्मपरायण हिंदू के मन में घर कर गए ये, जी लेकिन उसके पास वो एग्रेशन नहीं है इन मुद्दों को लेके जो एग्रेशन अयोध्या के मुद्दे पे था। जी क्यों गुरुक्रम जी, मैं ठीक कह रहा हूँ शायद? बिल्कुल सही। सर ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की बात है, लेकिन उत्तराखंड में तो मोदी जी की बहुत यात्राएं हुई, कई उद्घाटन किए, क्योंकि उत्तराखंड में आपने कहा कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो इस हिसाब से इस बार कांग्रेस की टर्न है। वहां पर तो मोदी के नाम का मैजिक चलाने का प्रयास हुआ ही है। वहाँ तो वो बद्री केदारनाथ गए, वहाँ पे उन्होंने पूरा इलाके की दशा बदल दी। जो प्राकृतिक आपदा आई उसके सामने जी। जो विध्वंस हुआ उसको ठीक कर दिया। खुद गुफा में जाकर उन्होंने बिल्कुल साधना की। साधना की, जी। जिसे कैमरॉन दिखाया पूरे देश को। तो वो सब उनका रहा है। पर फिर भी मैं मानता हूँ कि विधानसभा चुनाव में और नेशनल जो लोकसभा के चुनाव थे उनमें सोच का फर्क रहता ही है जनता के बीच में। और जनता स्थानीय नेतृत्व मुद्दे को, हैं, मुद्दों पर। स्थानीय मुद्दे, स्थानीय विधायक प्रत्याशी कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, इन सारी बातों को भी देखती है। जी। ऐसा नहीं है कि मोदी को कमान सौंप रहे हैं इसलिए यहाँ भी बना दो, ऐसा होता नहीं है। उसमें मोदी की लहर आई थी। राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार बनी, 25 सीटें लोकसभा में गई ना बिल्कुल बीजेपी को, कैसे चली गई? कांग्रेस की बीजेपी, कांग्रेस की विधानसभा में
बहुमत हुआ, सरकार बनी, गहलोत जैसे चीफ मिनिस्टर थे, उसके बावजूद, और वसुंधरा नेतृत्व में नहीं थी लेकिन मोदी आगे थे, पूरी 25 की 25 25 की 25 सीटें चली गई। जी। तो ये इस बात का सबूत है कि आदमी वोट देते समय लोकसभा चुनाव में अलग मेंटेलिटी से वोट देता है, विधानसभा चुनाव में अलग मेंटेलिटी से वोट देता है। विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत को या कांग्रेस को राज देने की बात थी या वसुंधरा को हटाने की बात थी दिमाग में, तो लोकसभा चुनाव में मोदी को चुनाव जिता के प्रधानमंत्री बनाने की बात थी। सोच फर्क है। अनिल मैं जी। समझता हूँ ये ऐसा सोच का फर्क वहाँ भी उत्तराखंड में कई लोगों में देखने को मिलेगा वोटिंग पर के समय। अनिल जी, हम बात करते हैं कि आम आदमी जब वोट डालने जाता है तो मुद्दों की बात हम करते हैं, लेकिन आपको लगता है किसी भी चुनाव में अब जातीय समीकरण या धर्म ही आगे दिखाई देता है? नहीं तो इस समय महंगाई का मुद्दा कितना सबके सामने है, हर चीज महंगी हो गई, पेट्रोल कहां से कहां पहुंचा, गैस का सिलेंडर कहां से कहां पहुंचा। आपको लगता है इन चुनावों में महंगाई का मुद्दा कहीं है? देखिए, जो महंगाई के मुद्दे पर वोट देंगे वो वोकल नहीं होंगे कभी भी। वो मध्यम वर्ग है, दबा रहेगा, छुपा रहेगा, बोलेगा नहीं, वोट देगा चुपचाप जाके, या वोट देने नहीं जाएगा। जी। ये भी एक संकट है। लेकिन वो वोकल नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, इसलिए मैं वोट खिलाफ दूंगा, बोलेगा ही नहीं। वो वोट दे आएगा वो। इसलिए इसे पता तो 10 मार्च को लगेगा कि महंगाई को लेकर या बेरोजगारी को लेकर लोगों ने वोट किया या नहीं किया। उससे पहले पता नहीं लगेगा। और जो लोग महंगाई से त्रस्त हैं, जो लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं, उनके माइंड सेट में भी अगर राम जन्मभूमि डाल दिया गया, मंदिर डाल दिया गया, या एंटी मुस्लिम थॉट डाल दिया गया, एग्रेशन ले आए, तो बाजे वक्त ऐसा होता है कि लोग अपने सेंटिमेंट्स, धार्मिक सेंटिमेंट्स के आगे इन चीज़ों को परे ढकेल देते हैं और भूल जाते हैं कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है या उनको महंगाई में इतना महंगा गैस सिलेंडर मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है। वो फिर वो राम के नाम पे वोट देंगे, हिंदुत्व के नाम पे वोट देंगे। तो वो माइंड सेट कन्वर्ट होता है नहीं होता है अगले इलेक्शनिंग में। और ख़ासतौर पे जब बड़ी बड़ी सभाएं नहीं हो रही है, सिर्फ सोशल मीडिया से और इससे इलेक्शनिंग हो रही है, तब क्या आदमी के दिमाग के आगे जो परिदृश्य है, उस परिदृश्य से हम गैस सिलेंडर को, पेट्रोल के दाम को, महंगाई, बाज़ार में दालों की जो कीमत है, गेहूं की जो कीमत है, जो महंगाई है और बेरोजगारी है, उसको हटा करके मंदिर की प्रतिमा को, राम की प्रतिमा को उसके माइंड सेट पर स्थापित कर पाएंगे? ये बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। गुरुक्रम जी, आपको क्या लगता है इन चुनावों में आपको कोई मुद्दा दिखाई दे रहा है? कोई मुद्दा, चाहे वो महंगाई को लेके हो, किसान आंदोलन को लेके हो, कोरोना से इतनी जो बेरोजगारी फैली, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, कि ये मुद्दे आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं इस चुनाव में? निश्चित रूप से राखी जी, ये बात बहुत विचारणीय विषय है कि इस जो कोरोना काल रहा, उसने बहुत बड़ी संख्या के अंदर बेरोजगारी को जन्म दिया और रोजगार के उसके मुकाबले अवसर नहीं खुले हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो राजनीतिक दल बेरोजगारों को 3,000 5,000 रुपये सरकार आने पर देने की बात कर रहे हैं, उनको रोजगार देने की बात नहीं की जा रही है। अभी तक जिस तरीके की मुखर हो जाना चाहिए था नौजवान को इस रोजगार के मुद्दे पर, उसमें बहुत कमी नजर आ रही है। नहीं, मुखर है ही नहीं जी, बिल्कुल भी। अभी ये वो चीज़ आनी, जबकि ये एक क्रांति होनी चाहिए थी, यूथ इस बात को लेकर क्रांति करता। तो सबसे बड़ी चीज़, जो सरकारें हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको एक सोचने का तरीका मिलता जो आने वाले चुनाव के अंदर विधानसभा दूसरे राज्यों में है और 24 के अंदर केंद्र सरकार जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें ये एक बहुत बड़ा विषय बन सकता है। अभी पूरी तरीके से आप राखी जी, आप देखिए, यूपी से बात करते हैं। यूपी पूरी तरीके से जातियों में बटा हुआ है। वहां समीकरण बैठाए जा रहे हैं, दलित, ओबीसी, मुस्लिम, सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले फिट किए जा रहे हैं। मुस्लिम वोटों को लेने के लिए सपा, बसपा और कांग्रेस के अंदर बिल्कुल होड़ मची हुई है। बीजेपी ने मुस्लिम वोटों से अपने आप को अलग कर लिया और बीजेपी ने टारगेट कर लिया ओबीसी, दलित एंड अदर्स, जो ब्राह्मण वोट हैं या ठाकुर वोट हैं, इनकी तरफ अपने जा रही है। बाकी इसके अलावा वो पूरी तरीके से इन जातियां जो जिनके ऊपर फोकस कर रही हैं, उनको भी हिंदुत्व के अंदर बिल्कुल समेटने के लिए वो हिंदू कार्ड जरूर खेलेगी, ये मान के चलिएगा। नहीं, एक मिनट, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री गंगा में डुबकी लगाते हैं, पूरा देश देखता है जी। काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में जाते हैं, पूरा देश देखता है, पूजा अर्चना करते हुए, माथा झुकाते हुए, शिव की आराधना करते हुए। जब वो चरण धोते हैं वहाँ काम करने वालों के, सफाई कर्मियों के, जब काम करने वाले, मंदिर बनाने वालों के साथ खाना खाते हैं, ये तो इलेक्शनरी भाजपा ऐसी पार्टी है जिसके लोग 365 दिन 24 घंटे राजनीति करते रहते हैं।
वो कोई विदेश या कहीं जाते नहीं है ऐसे मनाने के लिए नया साल या कहीं कुछ। वो तो केवल राजनीति 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 करते रहते हैं। उनके हर एक्शन में। अनिल जी, मैं आपकी बात काटूंगी, तभी तो कोविड के कारण बेशक रैलियां रुक गई, बाकी पार्टियां धरी की धरी रह गई, लेकिन भाजपा ने जो अपना प्रचार करना था वो पहले ही कर निकल दी। बिल्कुल कर लिया, बिल्कुल इस लोग से पहले कर ली उन्होंने रैलियां, बड़ी बड़ी लाख लाख लोगों की हर चुनाव के मतलब हर राज्य के अंदर जो शिलान्यास करने थे, उद्घाटन करने थे, जो रैलियां उनके नाम पर रैलियां कर ली, बड़े बड़े कितने कितने लाख लोगों को जुटा लिया। शायद उनको पहले ये हम ये नहीं कह सकते उन्हें भान था ऐसा होगा, लेकिन वो हर दिन को कीमती मानते हैं और हर दिन कैसे भी जनता को लुभाने के प्रयास करते हैं। बाकी पार्टियां तो शायद अब वर्चुअल करने में ही रह जाएंगी और मुझे नहीं लगता कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अभी तो उनकी तैयारी है कि नहीं, तैयारी है कि नहीं, और सॉफ्टवेयर है कि नहीं उनके पास। और ये आप मानते हैं कि ठीक है वर्चुअल बहुत सारी चीजें हो गई, सोशल मीडिया पे काफी लोग हैं, लेकिन अभी भी संख्या जो मूल हमारा वोटर है वो क्या वाकई में सोशल मीडिया पे है? क्या वो प्रियंका गांधी को सुन रहा है? क्या वो अखिलेश यादव को सुन रहा है? ये किसी को नहीं पता। ये सिर्फ एक मुझे लगता है भी फैंटेसी है। बिल्कुल निश्चित तौर पे मान रहा हूं, मैं भी मानता हूं, रुकम जी मानेंगे कि वो मेरे ख्याल से जितना वोटर टोटल उसका 30% ही मुश्किल से ऐसा होगा जो सोशल मीडिया या इन सब से जुड़ा, बहुत ज्यादा करके बता रहा हूँ 30% भी मैं जी। और 70% वोटर तो ऐसा है जो बुनियादी परंपरागत धारणा से गवर्न होकर वोट देगा। उसे तो लगेगा ही नहीं कि शायद हाँ अखबार पढ़ के जरूर दे दे। बिल्कुल अखबार पढ़ना बहुत लोग सीख गए, इसलिए अखबार पढ़ के भी बात। अनिल जी, मेरी नज़र में ये लग रहा है कि जो वर्चुअल रैली और जो सारा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एक माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। वोटर जो वोट देगा ना, वो कौन सी पार्टी का कैंडिडेट, कौन सी पार्टी बूथ तक उसको वोटर को लेकर आ जाती है, वो असली खेल है। अब जैसे आप पिछले चुनाव की बात करेंगे तो 1 बूथ 10 यूथ का बीजेपी ने नारा दिया था और हर बूथ के ऊपर 10 यूथ लगाकर वोटों का परसेंटेज आपने देखेंगे लगातार पिछले कुछ सालों में बढ़ते हुए जा रहे हैं लगातार। तो पन्ना प्रमुख बनाते हैं, एक एक पन्ने का एक एक प्रमुख। हाँ, और मतलब एक पन्ने में जितने वोटर हैं उनके लिए एक आदमी नियुक्त करते हैं पन्ना प्रमुख। लेकिन अनिल जी, इस बार वो चीजें ओपन नहीं हो रही हैं। नहीं तो क्या, अब 10 फरवरी कितनी दूर है, पहले चरण का चुनाव है यूपी के अंदर, लेकिन ये बातें जो पहले बाहर आती थी, इतने बूथों पे इतने लोगों को लगाया गया, ये काम करेंगे, ये बातें अभी इतनी बाहर आ भी नहीं रही हैं इस बार। नहीं, उनका जो तरीका आरएसएस का काम करने का वो बहुत गोपनीय है और वो अपना कर गुजरते हैं, पता नहीं लगता, दूसरी पार्टियों को हवा लगती, वो संभलेंगे जब तक तो ये काम कर गुजरेंगे। इसलिए वो भाजपा का और आरएसएस का जो काम करने का तरीका है, उस तरीके को मैच करना, उसका मुकाबला करना सिर्फ अखिलेश यादव इसलिए कर सकते हैं उनके पास गांव-गांव में समर्थक मौजूद हैं। जाति के नाम पर, मुलायम सिंह के नाम पर, यादव के नाम पर, पिछड़े अति पिछड़े के नाम पे उनके पास अपना बिना ऑर्गेनाइज नेटवर्क के भी नेटवर्क है। बीजेपी का ऑर्गेनाइज नेटवर्क है। कांग्रेस को अभी नेटवर्क को बहुत समय लगे वापस से खड़ा करने में, लेकिन ये प्रियंका गांधी की इस पहल का मैं स्वागत करना चाहता हूँ कि उन्होंने जाति और धर्म पर टिके हुए चुनाव को क्लास के हित में लाने की कोशिश की है, वुमेन के हित में, महिला के हित में और नौजवानों के हित में। अगर वो किसानों के हित में भी और गरीबों के मजदूरों के लिए भी ऐसा कार्ड जारी करते तो शायद वो बहुत सार्थक कोशिश कर पाते, पर शायद अभी ये समय भी कम है। ये शुरुआत है अनिल जी, मेरा मानना है उन्होंने कभी एक दिशा दी है। हाँ, जो चुनाव शिफ्ट कर रहे हैं चुनाव शिफ्ट करने की, हो सकता है यूपी में उन्हें इतनी सफलता ना मिले, लेकिन आगे और भी राज्यों में चुनाव हैं, आगे भी उन्हें आगे सेंटर के भी चुनाव आएंगे। 40% महिलाओं को टिकट, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए, बड़ी बात है जी कि उन्हें वो उनके पास खोने को कुछ नहीं, तो 40% महिलाओं को टिकट दे रहे, महिला तो दी, लोगों को टारगेट फोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल, जो महिलाएं चुनाव लड़ेंगी वो एटलीस्ट मुख्य धारा में एक बार आएंगी तो सही। हो सकता है इस बार उन्हें कम वोट मिले, लेकिन एक बार उनकी तैयारी तो होगी, वो समर के अंदर तो आएंगी। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि वसुंधरा राजे जब पहली बार राजस्थान चीफ मिनिस्टर बनी थी तो मैं मैंने उनकी रैलियाँ, उनकी परिवर्तन यात्रा में साथ भी रहा, तो मैंने देखा वो ये कहती थी देश में 2 ही जात है, समाज में 2 ही जात है, एक मर्द जात एक औरत जात। और उन्होंने कोशिश की कि औरतों को औरत होने के नाते, तो ये अगर मर्द जात और औरत जात वाला फार्मूला चल निकले, मान लो और महिलाएं घर से निकल के वोट दें और ये इतना प्रचार कर पाएँ, इतना संपर्क इस बात को फैला पाएँ महिलाओं के बीच में, ये भी बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है कि जो महिला घर में बैठी है उस तक बात पहुँचे और वो इससे कन्विंस हो। इससे लड़कियों की कितनी फौज निकलती है वोट डलवाने के लिए, उनके पास वॉलंटियर हैं कि नहीं लड़कियों के, महिलाओं को फोकस कितना कर पाते हैं वोटिंग के समय। चुनौतियाँ हैं बहुत सारी, लेकिन उन्होंने राजनीति को शिफ्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि वो ये जान गए कि धर्म के नाम पर कभी बीजेपी को मैच नहीं कर पाएंगे, जाति के नाम पर कभी अखिलेश को मैच नहीं कर पाएंगे। जी चलिए, मुझे लगता है आज हम फिलहाल चर्चा को यहीं विराम देते हैं। चर्चाओं के दौर जारी रहेंगे, अभी तो शुरुआत ही हुई है। 10 फरवरी को
पहले चरण का मतदान होना है यूपी में। लोया चुनाव में आज के लिए बस इतना ही। अनिल जी आपका और विक्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सार्थक चर्चा के लिए।